चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसका नाम है अर्बन पॉपुलेशन, इलीट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये जो शहर डेवलप हुए 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आपको एकदम से जो इन शहरों का उदय होता हुआ दिखता है, तो इन शहरों में आखिर रहता कौन था, कितने प्रकार के लोग यहाँ पे रहा करते थे, किस तरीके का उनके बीच में डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन हुआ करता था, कौन किस तरीके के काम में लगा हुआ था, ये सारी चीजें ये हमको कैसे पता चलती हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्बन पॉपुलेशन, इलीट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो शुरू करते हैं। Kings and ruling elites used to live in fortified cities. Extensive excavation of these areas is difficult as people still live around these areas, unlike Harappan settlements. Still, the limited excavations conducted have helped to recover a wide range of artifacts. तो सबसे पहले तो इन शहरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स रहा करते थे वो थे आपके राजा, और इन राजाओं के साथ में उस पूरे शासन प्रशासन को चलाने के लिए उसके जो साथी हुआ करते थे, जिनको हम लोग रूलिंग इलीट के नाम से जानते हैं। तो राजा और ये जो राजा के साथ के जो लोग थे, साथी वगैरह, रूलिंग इलीट्स, ये लोग जिन शहरों में रहा करते थे, इनकी खासियत ये थी कि सारे के सारे शहर फोर्टिफाइड थे, इनके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। इन फोर्टिफाइड शहरों में अब इनके साथ में और भी काफी दूसरे लोग रहते थे। ये तो होगा नहीं कि आपने एक शहर बनाया, उस शहर के चारों तरफ में आपने किलेबंदी कर दी और उसमें सिर्फ राजा और राजा के साथ ही लोग ही रह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। साथ में इनकी अपनी खुद की जिंदगी को, राजा है तो एक ऑब्वियस ही बात है, एक सर्टेन तरीके की लेविश लाइफस्टाइल वो मेंटेन करता होगा, तो अपनी जिंदगी को सस्टेन करने के लिए काफी सारे इनको प्रोडक्ट्स चाहिए, काफी सारी सर्विसेज चाहिए। वो सारी सर्विसेज देने वाले लोग भी कम से कम साथ में इसी शहर के अंदर रहते होंगे, इसी फोर्टिफिकेशन के अंदर रहते होंगे। तो अब ये जो सारे के सारे शहर थे, जिनमें एक बात कॉमन हमको देखने को मिलती है कि इनमें राजा अपने इलीट्स के साथ रहा करता था, उसका महल यहाँ पर होता था, और इन शहरों के चारों तरफ में किलेबंदी जाती थी। इन शहरों की के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करने का एक तरीका है कि यहाँ पर खुदाई करी जाए और एक्सकवेशन कर कर यहाँ से जितना भी कुछ आपको सामान मिले उसको फिर स्टडी किया जाए, और उसकी मदद से फिर एक कंटिन्यूटी बनाई जाएगी, कल्चरल कंटिन्यूटी, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, और उसके बाद फिर उस जगह का, उस राजा का, उस जगह के लोगों का, उस महाजनपद का इतिहास फिर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो जितने भी शहर डेवलप हुए थे, प्रोमिनेंटली अगर हम लोग गैंगेटिक वैली की बात करें, हालांकि ये शहर विकसित हुए, इनका एक अपना एक सर्टेन इतिहास बना और ये डिस्लाइन में गए और अल्टीमेटली खत्म भी हो गए, बट उसके बाद भी उन जगह पर लोगों ने रहना बंद नहीं किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो खासियत यह है कि वहां पे 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में शहर खाली हो गए, लोग उनको छोड़ के चले गए, वो खंडर हो गए, वहां पे कोई रहता नहीं था। उसके बाद के भी टाइम पीरियड में उस इलाके में कोई सिविलाइजेशन उस तरह से डेवलप नहीं हुई कि वहां पे उन शहरों के ऊपर कोई और शहर बन गया हो, वहां पे कोई और अलग से कंस्ट्रक्शन हो गया हो। तो वो पूरे के पूरे शहर आपको प्रिजर्व मिल गए, एंड उनमें फिर खुदाई करना आसान था, उनका एक्सकवेशन बहुत आसानी से किया गया, बड़े बड़े इलाके जो है एक्सकवेट किए गए थे। इन जगहों की मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर शहर अगर डेवलप हुए, अपने उरूज तक गए और डिस्लाइन में भी गए, तो भी उसके बाद में वहां पे लोगों ने रहना बंद नहीं किया, उसी के आसपास में कोई और शहर डेवलप हो गया, या फिर वो जो इलाका था वो किसी और शहर का एक छोटा सा पार्ट बन गया। तो आज की तारीख में इन इलाकों में ये जो बड़े बड़े शहर डेवलप हुए थे, इनका एक्सटेंसिव एक्सकवेशन नहीं हो सकता। उस पूरे के पूरे क्षेत्र को आपने खोद लिया और वहां से फिर आपने खुदाई करके बहुत सारा सामान निकाल लिया, जैसे हड़प्पन सेटलमेंट्स के साथ में किया गया था, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पर आज भी रह रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं काशी का, तो काशी हजारों साल पुराना शहर है। अब इसकी हिस्ट्री को जानने का एक ही तरीका है कि पूरी की पूरी काशी की खुदाई की जाए। अब वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि काशी में आज भी जो है लोग रहते हैं, वो एक लिविंग सिटी है। उज्जैन के साथ में भी यही बात लागू होती है, उज्जैन में आज में भी लोग रहते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा उज्जैन आप खोद दोगे और उसके बाद में फिर आप वहां से चीजें निकाल लोगे। आप एक सर्टेन लिमिटेड एक्सकवेशन कर सकते हो। साथ ही साथ अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे शहर में आप कहीं पर भी खुदाई करना चालू कर दोगे। कुछ सर्टेन जगह होती हैं जो हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की होती है, वहीं पर खुदाई की जाती है। अब पता चला वहां पे पहले से कोई रह रहा है, या फिर वहां पर जो है अभी भी एक सर्टेन तरीके का जो है कोई इंस्टीट्यूशन ऑपरेट कर रहा है। जैसे गंगा के घाट की बात कर लेते हैं काशी पे। अब आपको पता है कि भाई एक सर्टेन जगह का बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, बट वहां पे अगर कोई मंदिर बना हुआ है, वहां पे घाट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप एक्सकवेट नहीं कर सकते उस जगह को, और करना भी चाहोगे तो उसका बहुत छोटा पोर्शन आपको एक्सकवेट करने के लिए मिलेगा। तो एक ये इशू जो है आज की तारीख में हिस्टोरियंस के साथ में आता है, उन शहरों के साथ में जो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास डेवलप हुए थे, कि क्योंकि वहां भले ही वो खत्म हो गए हो, वो शहर, उनका रेलेवेंस खत्म हो गया हो, बट लोगों ने वहां पे रहना बंद नहीं किया, लोग आज भी वहां पे रहते हैं। तो बहुत बड़े इलाके को एक्सकवेट नहीं किया जा सकता। आपके पास बहुत छोटे छोटे पोर्शंस हैं जहां पे एक्सकवेशन कर कर आप उस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का एक्सकवेशन कर कर आप कुछ कह सकते हो। तो जो भी लिमिटेड, हालांकि अब तो ये लिमिटेशन है, मगर फिर भी जो भी लिमिटेड एक्सकवेशन कंडक्ट किया गया है, वहां से भी आपको काफी सारा सामान मिला है, काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और उसकी मदद से भी इन पर्टिकुलर शहरों का इतिहास लिखने में, इन राजाओं का इतिहास लिखने में, इन शहरों में रहने वाले दूसरे लोगों का इतिहास लिखने में हमको काफी मदद मिली है।
अब यहाँ पर जो एक्सावेशन किया गया, उस एक्सावेशन में फिर जो जो आइटम्स हमको मिले उसमें प्रोमिनेंटली हमको क्या क्या मिला वो देखते हैं। फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेस विद अ ग्लॉसी फिनिश। यहां से एक चीज हमको देखने को मिलती है कि पॉटरी के बड़े अच्छे किस्म के बाउल्स मिले हैं, यानी कि इस तरीके के प्याले, चम्मच और प्लेट्स वगैरह मिली हैं जिनको बहुत इत्मीनान से ढंग से बनाया गया होगा। एंड इनके ऊपर जो है एक ग्लॉसी सा फिनिश है, एक चमकता हुआ एक फिनिशिंग का जो है काम किया गया है, एक चमकता हुआ फिनिशिंग टच उनके ऊपर दिया गया। तो ये जो इस तरीके का सामान या इस तरीके के बर्तन यहां से मिले हैं जो बहुत अच्छे से बनाए गए थे, क्रॉकरी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिनके ऊपर एक खास तरीके की ब्लैक कलर की पॉलिशिंग की गई है या फिर एक ग्लॉसी सा जो है टच दिया गया है, इनको बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इनको कहा जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं मिले, ठीक ठाक मात्रा में मिले, तो इसके बेसिस पर फिर हिस्टोरियंस का कहना यह है कि इनका इस्तेमाल हो ना हो उस वक्त में रिच लोगों के द्वारा, जो राजा या उस तरीके के जो रूलिंग एलिट्स थे उनके द्वारा किया जाता रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत कम मात्रा में ये मिले हैं, एक तो लिमिटेड एक्सावेशन किया गया, तो वैसे भी आपको सामान कम मिलना था। उस कम सामान में भी ये जो आपके इस तरीके के शानदार किस्म की क्रॉकरी जो बनी हुई है, पॉटरी का जो सामान मिला है जिसके ऊपर ब्लैक कलर का एक ग्लॉसी सा कुछ पेंट किया गया और एक अच्छा सा जो है उसको टच दिया गया है, ये बहुत ही कम मात्रा में मिला है। और जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से आज भी उसकी क्वालिटी ठीक ठाक प्रिजर्व है, वो उससे अपने को समझ में आता है कि यार ये सामान्य आदमी के इस्तेमाल की चीज तो नहीं रही होगी, इसका डेली यूज तो नहीं होता होगा और बहुत कम लोगों के पास में ये रहा होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल कोई ना कोई रिच लोग करते होंगे। अब क्योंकि ये चमक, ये दूसरा असम्पशन लगाया। तीसरा, क्योंकि इसके ऊपर एक चमक है, इसके ऊपर एक फिनिशिंग का काम किया गया है, किसी चीज को अगर फिनिशिंग टच देना है तो उसके ऊपर खूब एफर्ट लगाया जाता है, खूब मेहनत की जाती है, इसलिए इसको जो है नाम दिया। और क्योंकि इसके ऊपर जो फिनिशिंग टच है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए इसको नाम दिया गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है इसको कहा जाता है, कई बार शॉर्ट में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW के नाम से भी इसको जाना जाता है। फोटोग्राफ देखिए, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये फोटो देखिए। अब ये जो है क्रॉकरी है, पॉटरी, ये जो क्रॉकरी है वो पॉटरी का सामान जो मिला है, इसमें अब ये जो ब्लैक कलर का पेंट किया गया है, इसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये 2500 साल पुराना है। इतनी अच्छी क्वालिटी में अगर आपको ये मिल गया, या इसको साफ करने के बाद में भी आज भी अगर चमक रहा है, इसकी चमक पूरी तरह से गई नहीं है, तो ये साफ सुथरी एक बात बताता है कि भाई इस पे बहुत एफर्ट लगाया गया था। और यहां से ये भी समझ में आता है कि जिन्होंने भी बनाया होगा वो इस काम को करने में मास्टर थे। एंड क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिला है तो फिर वही बात की बड़े लोगों के लिए बनाया गया होगा। इसको ऐसे कह सकते हैं ये इस जमाने का iPhone 16 रहा होगा, तो हर किसी के हाथ में तो नहीं होगा खाना खाने के लिए, क्योंकि बर्तन तो सब इस्तेमाल करते हैं, मगर वो जो नॉर्मल बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो भी ठीक ठाक मात्रा में मिले हैं, और ये जो बर्तन इस्तेमाल किए गए थे ये भी मिले हैं आपको, बहुत कम मात्रा में मिले हैं। इनकी क्वालिटी एकदम अपने आप में अलग है। तो ये वही वाली बात है कि एक सामान्य आदमी के पास जो फोन है और एक जो iPhone 16 होता है, उतना जमीन आसमान के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बेसिस पे हिस्टोरियंस ने ये अजम्पशन लगाया है नॉर्थन ये पॉलिश्ड वेयर जो है इसकी क्वालिटी को देखते हुए। एक और फोटो देखिए। अब ये बाउल 2500 साल पुराना है। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? ये 2500 साल पुराना है, आज भी चमक रहा है, इतनी अच्छी इसकी सिमेट्री है, इतना अच्छी क्वालिटी में इसको बनाया गया था। देखें इसको। तो ये जो है इस तरीके का सामान अपने को यहाँ से इन शहरों के लिमिटेड एक्सिबिशन में देखने के लिए मिला। एंड कहां कहां पर ये सामान हमको प्रोमिनेंटली देखने को मिला है, या फिर ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आपको कहां से हासिल हुआ है? ये मिला है इन इलाकों में। ये जो पोर्शंस आपको यहाँ से, ये जो डार्क कलर के पोर्शंस हैं, इन इलाकों, ये पूरा जो गैंगेटिक वैली है, और यहाँ पे फिर ये थोड़ा ये, इसको रेड कलर से पेंट करता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये ऊपर से आप चलना शुरू करो पहाड़ों के पैरेलल, ये पूरा ये प्रोमिनेंटली आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ में और ये गैंगेटिक वैली का पूरा इलाका कवर करते हैं, थोड़ा बहुत मध्य भारत वगैरह का इलाका, और साउथ में ये, और ये नीचे में भी जो इलाकों में आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर में भी जिन इलाकों में आपको देखने को मिल रहा है, एक बात कॉमन है कि यहाँ पे नदियां काफी सारी बहती हैं। जिन इलाकों से ये मिला है, कोई जी या फिर जिन सेटलमेंट्स वगैरह से ये सारा नॉर्थर्न ब्लैकवेयर का सामान मिला है, ये सारे के सारे सेटलमेंट किसी ना किसी पर्टिकुलर नदी के किनारे या किसी ना किसी रिवर के किनारे जो है बसे हुए शहर थे। एक बात और कि ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर 700 से लेकर 200 बिफोर कॉमन एरा के बीच में बना था। 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 5वीं, चौथी, तीसरी, तो और दूसरी, लगभग 500 से 600 साल के बीच में इस नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि ये जो डिस्टेंस है इन इलाकों के बीच में कितना ज्यादा है। अगर हम एकदम ये पॉइंट पकड़ लें और ये पॉइंट पकड़ लें और उनके बीच में देखें तो ये डिस्टेंस अच्छा खासा 1,500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बनता है। इस पूरे इलाके में इतने हजार साल पहले एक ही जैसी पॉटरी का मिलना एक और बात अपने को बताता है कि कल्चरल कंटिन्यूटी इस वक्त में हुआ करती थी। लोग
लोग जो है एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन अभी तक नहीं आया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखें कल्चरल कंटिन्यूटी अगर नहीं होती, थोड़ा बहुत भी अगर कल्चर में वेरिएशन आना शुरू हो जाता, तो आपको यहां से लेके यहां तक एक ही जैसी टेक्निक से बनाए हुए बर्तन देखने को नहीं मिल रहे होते। कुछ तो फर्क आता, कलर में कोई फर्क नहीं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, शाइन में कोई फर्क नहीं, जिस मटेरियल से बनाया जा रहा है वो भी सेम है, जो ग्लॉसी मटेरियल लगाया जा रहा है वो भी सेम है, बनाने वाले की जो शिल्प कला है, बनाने वाले के जो आपका जो टेक्निक है उसकी जो उसमें किसी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं, और हर जगह आपको एक ही जैसी जो है चीजें देखने को मिल रही है। 7वीं से लेके दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के जो 500-600 साल गए हैं उसके बीच में, तो इससे एक बात समझ में आती है, इस टाइम पीरियड पे भारत में जो ये सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, जिसको हम लोग कई बार गैंगेटिक वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसमें गजब की कल्चरल कंटिन्यूटी थी, और ये कल्चरल कंटिन्यूटी अपने आप में इसको यूनिक बनाती है। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सिविलाइजेशन अल्टीमेटली अपने इंडिया में डेवलप हुआ, फैला दूसरे इलाकों में, राजस्थान में भी गया, सिंध में भी गया, नीचे ये जो मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पे बिहार आ जाता है, या फिर उड़ीसा का इलाका है, छत्तीसगढ़ का इलाका है, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन पहुंची यहाँ पर भी, मगर उसके जो सबसे पुराने सबूत मिलते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उससे अपने को ये बात जो है और ज्यादा समझ में आती है कि ये पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है नदियों के किनारे डेवलप हुआ था, गैंगेटिक वैली में प्रोमिनेंटली डेवलप हुआ था, एंड वहीं से आज तक ये कंटिन्यूएशन में बना हुआ है। बाकी जगहों पर पहुंचा, इसने इन्फ्लुएंस किया, वो सब अपनी जगह ठीक है, मगर अपने जो रूट इलाका है जहां पर इसका विकास हुआ था, वहां पर आज भी इसकी पकड़ या इसकी जड़ें उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। अब यहाँ पे ये जो नॉर्थन पॉलिश ब्लैक वेयर है, इसके अलावा और क्या क्या सामान मिला है, काफी सारे किस्म के ऑर्नामेंट्स देखने को मिले हैं, काफी सारे टूल्स मिले हैं, काफी सारे वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिली हैं, और फिगराइंस यानी कि काफी सारी मूर्तियां या फिर इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिले। अब ये सारा सामान मिलना, ध्यान से देखिएगा, ये सारा सामान मिलना एक बात बताता है कि इस जमाने में प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल पर चल रहा था। क्राफ्ट प्रोडक्शन अच्छे खासे लेवल पर चल रहा था। एक ये होता है कि मैं अगर लेट से खाने पीने के सामान की बात करें, मैं अपने लिए अगर बनाऊंगा तो कितना बनाऊंगा, पराठे की बात कर लेते हैं, मैं अपने लिए 5 पराठे बनाऊंगा, 7 पराठे बनाऊंगा, घर में 4 मेंबर्स और हैं तो उनको मिला के 15-20 बना लूंगा। मगर अगर मैं पराठों की दुकान खोल के बैठा हूँ और अच्छी खासी चलती है, फिर हो सकता है मैं 500 पराठे बनाता हूँ, 1000 पराठे बनाता हूँ, 2000 पराठे बनाता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन की मेरी कितनी बिक्री हो रही है। अब अगर अपने को यहाँ पर ऑर्नामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, टूल्स देखने को मिल रहे हैं, वेपन्स, वेसल्स, फिगराइंस, और ये 2, 4, 5, 10 नहीं मिले, ये अच्छी खासी मात्रा में मिले, पूरी की पूरी जो आपकी गैंगेटिक वैली और इस सारा इलाका है, ना सिर्फ यहाँ पर, काफी सारी जगहों पर जो है ये चीजें देखने को मिली हैं। तो ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा होगा। फिर वही पराठे वाला एग्जांपल कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, दुकान खोल के बैठे हो क्या आप? जवाब है बिल्कुल, दुकान खोल के बैठे रहे होंगे, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इन चीजों का व्यापार होता था, इन चीजों का ट्रेड जो है वो बड़ी मात्रा में होता था। ये चीज अपने को यहाँ से समझ में आती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीजें जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए बनाई जाती हूँ। फिगराइंस की खासतौर पे अगर बात की गई, जो मूर्तियां हमको देखने को मिली है, इसमें कई सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया। सोने की मूर्तियां मिली है, सोने के फिगराइंस मिले हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, हाथी दांत, आइवरी, इसके अलावा कांच का इस्तेमाल हुआ है, शेल का इस्तेमाल हुआ है, टेराकोटा का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मटेरियल भी एक ही तरीके की चीजें कई सारे मटेरियल से बना के अगर बनी हुई मिल रही है, इससे ये पता चल रहा है कि वेराइटी ऑफ पीपल के लिए बनाई जा रही थी। कई सारे लोगों के लिए बनाई जा रही थी, जिनकी या तो नीड्स अलग अलग थी या जिनकी अफोर्डेबिलिटी अलग अलग थी। सोने की मूर्ति अब हर आदमी तो खरीदेगा नहीं, चांदी की मूर्ति है उसके फिगराइंस हर आदमी नहीं खरीदेगा। इसी तरीके से कॉपर, ब्रॉन्ज या टेराकोटा की बात की जाए, शेल की बात की जाए, तो ये बहुत आसानी से मिल जाएंगी, इनको काफी लोग खरीद सकते हैं। सोने की मूर्तियां बहुत कम लोग खरीद सकते होंगे। तो इससे अपने को ये भी समझ में आता है कि समाज के लगभग हर तबके को केटर किया जा रहा था। इससे एक और बात समझ में आती है कि समाज में तबके थे, या फिर कम से कम इस वक्त में टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड तक आते आते इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो था वो डेवलप हो गया था। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन अपने को साफ साफ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जो इतना सारा सामान हमको यहाँ से रिकवर हुआ है और उसकी जो स्टडी हमने करी है उसके बेसिस पे ये बात यहाँ से बहुत क्लियर हो जाती है। चले आगे बढ़ते हैं। By 2nd century before Common Era, we find short votive inscriptions in a number of cities. Votive inscriptions record gifts made to religious institutions. They mentioned name of donors, sometime his occupation. From these inscriptions, we get to know about people living in these towns. अब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से का अगर, क्योंकि जिस तरह से एक्सावेशन किया गया, तो एक्सावेशन में सबसे पहले आपके पास में वो चीज आएगी जो सबसे ज्यादा पुरानी है। पहले चैप्टर में हमने इसके बारे में बात करी थी कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे रह रहा है, रहते उसने अपने सामानों का इस्तेमाल किया, डिस्कार्ड किया, तो उसके चलते पूरा का पूरा मोंड डेवलप हो जाता है। इसको ऑक्यूपेशनल मोंड या फिर डेब्रिस बोला जाता है। अब अगर वो यहां से कहीं चला गया,
और उसके बाद कोई और व्यक्ति यहाँ पे आके रहने लगा तब भी, अगर वो नहीं गया मगर यहाँ पे लोग अगर लगातार रहते चले गए तब भी, अलग अलग जो है इस तरीके के लेयर्स डेवलप होते चले जाते हैं, ऑक्यूपेशनल मोंड या फिर ऑक्यूपेशनल डेब्रिस बनता चला जाता है। अब सबसे अंदर या सबसे डीप में जो सामान मिलेगा वो सबसे ज्यादा पुराना होगा, और सबसे शुरुआती लेयर्स में जो सामान मिल जाएगा वो सबसे ज्यादा नया होगा, ये बात अपने को पता है। तो जैसे जैसे खुदाई करी गई और जैसे जैसे अलग अलग लेयर्स को खोदा गया, तो उसमें जो सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास की लेयर थी उसमें जो सामान हमको मिलना शुरू हुआ, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। हमको छोटे छोटे वोटिव इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं कई सारे शहरों में। वोटिव इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब होता है? अगर आपने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी टेंपल को कोई दान किया है, और लिख कर या बोल के रिकॉर्ड करवा के अगर कोई दान किया गया है, कोई गिफ्ट वगैरह है, उसका आपने पूरा रिकॉर्ड बना के दिया है, तो उसको वोटिव इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। जैसे कई जगहों पर आपने देखा होगा कि कोई प्याऊ किसी ने बनवा दिया, तो वो उसमें साथ में लिखवा देता है कि भाई इतने इतने साल में इस व्यक्ति ने जो है या फिर इनके पिताजी ने या इन्होंने जो है इसकी स्मृति में इसको बनवाया है। इसी तरीके से कहीं पर अगर मंदिर में कोई दान दिया जाता है तो उसके भी इसी तरीके के शिलालेख लगवाए जाते हैं कि इस टाइम पीरियड पे इन्होंने ये दान देके बनवाया था, ये बावड़ी इन्होंने खुदवाई थी, इस तरीके की चीज है। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में इसी तरीके के छोटे छोटे वोटिव इंस्क्रिप्शन हमको कई शहरों में देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस थे, अलग अलग जो मंदिर थे, मठ थे, इसी तरीके के कोई अगर मंदिरों के द्वारा चलाई जा रही कोई पाठशाला वगैरह थी, इसमें कई लोगों ने दान दिया था, उसके वोटिव इंस्क्रिप्शन हमको इस पर्टिकुलर लेयर में सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की लेयर में देखने के लिए मिलते हैं। इसमें दो तीन बातें हमको पता चलती हैं। सबसे पहले तो जो डोनेट कर रहा है, जो भी चीज डोनेट की जा रही है, उसका नाम इसमें लिखा रहता था। कई बार इसके साथ में उसका ऑक्यूपेशन हमको देखने को मिलता है। अब बात को पकड़ के चलिएगा, नाम, नाम के साथ में क्या है? ऑक्यूपेशन। एंड अब ये जो ऑक्यूपेशन है और नाम है, इससे अपने को इन इंस्क्रिप्शंस की मदद से दो बातें पता चलती हैं। एक तो यहाँ पे किस तरीके के लोग रहा करते थे, किस तरीके के नामों का वो इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि कई सारे ऑक्यूपेशंस हमको देखने को मिलते हैं, तो फिर एक ही बात समझ में आती है कि समाज में ट्रेड और क्राफ्ट प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा था, क्योंकि अगर अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस आपको देखने को मिलते हैं, और उन प्रोफेशंस में जो भी लोग हैं, अगर वो इतनी कमाई कर रहे हैं कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दान दे सकते हैं और बकायदा अपने नाम से रिकॉर्ड करवा कर दान दे रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिटेबल था ये ट्रेड, ये सारा का सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन, और इससे जो भी पैसा कमाया जा रहा था समाज के लगभग हर तबके में पहुंच रहा था, जो भी इन एक्टिविटीज में लगा हुआ था, और सबका फायदा जो है यहाँ से हमको होता हुआ समझ में आता है। तो ये जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं, ये भी अपने को इस टाइम पीरियड का जो समाज था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से अपने को समझने में मदद करता है। याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू आया तो ये पूछा जाएगा कि वोटिव इंस्क्रिप्शंस अपने को कब से देखने को मिलते हैं? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ये वोटिव इंस्क्रिप्शंस अपने को देखने को मिलते हैं। क्या क्या लिखा रहता था? डोनर का नाम और कई बार उसका ऑक्यूपेशन। ये इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ये जो फोटोग्राफ है, द गिफ्ट ऑफ एन इमेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा. On the pedestal is a Prakrit inscription mentioning that a woman named Nagpiya, the wife of a goldsmith Sovanika, named Dharmaka, installed this image in a shrine. तो मथुरा में भी इसी तरीके से एक श्राइन या कोई मठ होगा, वहां पे एक ये हमको एक ये जो पर्टिकुलर इमेज या फिर एक मूर्ति मिली है। अब इस मूर्ति में यहाँ पे जो पेडिस्ट्रल है, ये जो खांच कलर चेंज कर लेते हैं ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये जो पेडिस्ट्रल है यहाँ पे, ये जो पेडिस्ट्रल है यहाँ पे, और ये जो पेडिस्ट्रल है नीचे यहाँ पे, इसके ऊपर प्राकृत भाषा में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा में इस पे ये लिखा हुआ है कि ये जो मूर्ति है, एक महिला जिसका नाम नागपिया है, जो एक सुनार की या फिर एक गोल्डस्मिथ की वाइफ है, जिसको उस वक्त में सोवानिका कहा जाता है, और इस गोल्डस्मिथ का नाम है धर्माका। इनके द्वारा ये मूर्ति जो है श्राइन को दी गई है, या फिर इन्होंने जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। तो ये एक एग्जाम्पल है। यहां से अपने इस तरीके के वोटिव इंस्क्रिप्शंस अपने को काफी सारे मिले हैं कई सारे शहरों में, और इसकी मदद से भी इस समाज में ये जो डेवलप हो रहा है, ये जो विकास हो रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको समझने में अपने को काफी ज्यादा मदद मिलती है। एक तो अपने को ये समझ में आता है कि महिलाएं उस जमाने में फ्री थी अपनी तरफ से मंदिरों को दान देने के लिए। मतलब ये कि महिलाओं के पास में अपना पैसा हुआ करता था, अपनी संपत्ति हुआ करती थी, और उससे वो दान वगैरह कर पा रही थी, या फिर कम से कम समाज के कुछ ऐसे तबके थे जिनकी महिलाएं एटलीस्ट ये कर पा रही थी। यहाँ पे ये जो महिला है नागपिया, जिसने ये मूर्ति इस मथुरा के मठ में दी थी या इंस्टॉल करवाई थी, ये एक सुनार की वाइफ है जिसको सोवानिका बोला जा रहा है, और सुनार का नाम है धर्माका। तो ऑब्वियसली बात है, अब जो आदमी सुनार है या फिर जो ये सोने के पेशे में लगा हुआ है, तो
अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा। गोल्ड क्योंकि उस वक्त भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता था जितनी इंपॉर्टेंस आज रखता है। और जो भी व्यक्ति ज्वेलरी वगैरह के बिजनेस में है वो छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। उसकी वाइफ अगर ये सारी चीजें इंस्टॉल करवा रही तो उससे एक बात ये भी समझ में आती कि एटलीस्ट सबके लिए अगर नहीं कही जा सकती ये बात तो कम से कम समाज के उन तबकों के लिए जो वेल टू डू थे उनके लिए कहा जा सकता है कि उनकी महिलाएं अच्छा खासा अपने पास में धन रखती थी और उसका अपनी इच्छा अनुसार जो है इस्तेमाल भी करती थी। कई सारी जगहों पर वो इसका दान दक्षिणा में भी यूज कर रही थी। और ये अपने को इस इंस्क्रिप्शन पे जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है धर्माका के एग्जाम्पल से या नागपिया के एग्जाम्पल से अपने को पता चलता है। इसके अलावा इन इंस्क्रिप्शन से अपने को यह भी पता चलता है कि लगभग लगभग कितनी वैरायटी के लोग जो हैं इस तरीके के शहरों में ये जो डेवलप हुए और यहाँ पे फिर अपनी सिविलाइजेशन जैसे से डेवलप हुई रहा करते थे। जैसे कि यहाँ पे कपड़े धोने वाले जो आपके वॉशिंग फोक थे वो रहा करते थे, जुलाहे या फिर वीवर्स रहते थे, स्क्राइब्स यानी कि लिखने लिखाने का काम करने वाले, कारपेंटर जो बढ़ई होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, पॉटर्स इनके बिना तो काम बनेगा नहीं, ज्यादातर सामान पॉटरी का अपने को मिलता है, पॉटर्स वगैरह, सोने का काम करने वाले गोल्ड स्मिथ, लोहे का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ, कई सारे आपके जो राजा की सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज देने वाले ऑफिशियल्स हो गए, रिलीजियस टीचर्स हो गए, व्यापारी हो गए और एट द एंड ऑफ द डे किंग्स, जिनके चलते ये शहर डेवलप हुए या जिनके चारों तरफ ये शहर रिवॉल्व करते थे, जो धुरी बने हुए थे जिसके चलते इन शहरों की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है डेवलप हुई। ये सारे के सारे प्रोमिनेंट जो है लोग यहाँ पे रहा करते थे। अब क्योंकि ये अलग अलग प्रोफेशंस में लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, इससे अपने को यह भी समझ में आता है कि इस वक्त तक स्पेसिफिक कामों का जो है क्लासिफिकेशन हो चुका था। सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोग जो है इन कामों को करने में लगे हुए थे और इसके चलते क्लास डिफरेंशिएशन एटलीस्ट शुरू हो चुका था। मैं ये नहीं बोलूंगा कास्ट डिफरेंशिएशन शुरू हो गया था, मगर क्लास डिफरेंशिएशन जो है एटलीस्ट शुरू हो चुका था और वो ठीक ठाक मात्रा में अपनी जड़ें जो है समाज में इस टाइम पीरियड तक बना चुका था। नहीं तो स्पेसिफिकली इन लोगों का जो है इनके प्रोफेशन के बेसिस पर जो है जिक्र अपने को देखने को नहीं मिलता जो मिल रहा है इंस्क्रिप्शंस में, इसलिए इस बात को समझिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। Sometimes guilds or shredis, that is organizations of craft production and merchants are mentioned as well. Guilds probably procured raw materials, regulated productions and marketed finished products. तो कई बार अब जैसे ये जो इस तरीके के वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं, इस पर आपको किसी एक आदमी का नाम न मिलकर एक पूरी की पूरी संस्था या पूरे के पूरे समूह का नाम देखने को मिलता है। इन समूह या इन संस्थाओं को गिल्ड्स या फिर श्रेणीज बोला जाता था। ये नाम याद रखिएगा, श्रेणीज या फिर गिल्ड्स बोला जाता था। अब ये गिल्ड्स या फिर श्रेणीज क्या होती हैं? गिल्ड्स या फिर श्रेणीज का मतलब होता है अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को करने में काफी सारे एन नंबर ऑफ पीपल लगे हुए हैं। लेट्स से मान लेते हैं उस समय के हिसाब से 1000 लोग जो है इस प्रोफेशन को करने में लगे हैं। अब ये 1000 लोग अगर ये धंधा करेंगे या फिर ये बिजनेस करेंगे तो अल्टीमेटली कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लस साथ ही साथ अगर 1000 लोग एक ही काम को करने में लगे हुए हैं तो जो आपके कस्टमर है उसके पास में 1000 ऑप्शंस हैं। वो किसी एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, ऐसे करते हुए 1000 लोगों के पास जाके वो कोई चीज जो है खरीद सकता है। एक ही चीज के लिए वो 1000 लोगों के पास में जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर ये 1000 लोग ये डिसाइड करते हैं कि अपन लोग साथ में मिल जाते हैं और साथ में मिलकर धंधा करेंगे, अब यहां से ये दो तीन चीजें डिसाइड कर सकते हैं। एक तो जो बनाना है वो कितनी मात्रा में बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, कितने रेट पर बेचना है ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप गए और आपने इन 1000 लोगों के साथ मोल भाव करने की कोशिश करी एंड लोग इन्होंने आपस में कंपटीशन के चलते, कोई बोल रहा है मैं 10 रुपए में दे दूंगा, कोई बोल रहा है कि चलो मैं 9 में दे दूंगा, किसी ने 8.5 में बोल दिया, किसी ने 7 में बोल दिया, करते करते अब लोग जो है कमाने के लिए आपस में कंपटीशन के चलते कीमत कम कर रहे हैं। इससे सबके सब नुकसान में जा रहा है। इसकी जगह पर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यार कितना सामान बनाना है वो भी हम डिसाइड करेंगे और कितने रेट पर बेचना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। इससे यह है कि सामने वाला जो कस्टमर है उसको एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा मोल भाव करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपस में अपना कंपटीशन खत्म कर दिया है तो हमें एक दूसरे के खिलाफ एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अब इस तरीके से अगर आप काम करना शुरू करो तो जो भी प्रोफेशन है इसमें आपकी एक सर्टेन तरीके की मोनोपोली डेवलप हो जाएगी। और ये मोनोपोली डेवलप करने में जो ये पूरा का पूरा आपका 1000 लोगों का समूह जो एक साथ काम में आ गया, इसको बोला जाता था श्रेणी या फिर इसको बोला जाता था गिल्ड्स। तो इस तरीके के गिल्ड्स जो मर्चेंट्स के बनते चले गए, जिन्होंने अलग अलग प्रोफेशंस को कंट्रोल किया। सुनारों का अपना एक अलग गिल्ड बन गया, लोहारों का अपना एक अलग गिल्ड बन गया, जो बुनकर थे या फिर जो जुलाहे थे, जो वीवर्स थे, उनका अपना एक अलग गिल्ड बन गया। ऐसे अलग अलग प्रोफेशन को काम करने वाले लोगों के अपने अलग अलग गिल्ड्स बनते चले गए और इन्होंने फिर अल्टीमेटली वक्त के साथ में कितना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, कहां से करना है, किससे करना है, कितने दाम पे करना है, इस चीज को कंट्रोल कर लिया। कितनी मात्रा में किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, इसको कंट्रोल कर लिया। अब आप एक बार प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी इच्छा के बेसिस पे समाज में या मार्केट में किसी चीज की या तो मात्रा जो है वो बढ़ेगी या फिर उसकी मात्रा कम होगी। मात्रा अगर बढ़ेगी तो फिर उसके बेसिस पे उसके प्राइस में कमी आएगी।
या फिर अगर मात्रा कम होगी तो उसके बेसिस पे उसका प्राइस बढ़ेगा। इन दोनों चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो और इसके बेसिस पे फिर आपने कितना प्रॉफिट कमाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तीसरा, ये मार्केट, ये जो फिनिश प्रोडक्ट आपका बनकर आएगा मार्केट में, आप उसको लेकर कैसे जाना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कहां कहां पे और कैसे इसको भेजना है, कितने इलाकों में इसकी डिमांड ज्यादा है, कितने इलाकों में डिमांड कम है, कहां पे डिमांड बढ़ती है, किसी सीजन में घटती है, इन चीजों का हिसाब किताब रखकर वहां पे सप्लाई करना है। इन सारी चीजों के ऊपर आपका जो है अल्टीमेटली कंट्रोल आ गया। तो ये जो 1000 लोगों का एग्जाम्पल अपन लेकर चले थे, अब ये 1000 लोग जो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में आकर एक दूसरे का सबका नुकसान कर रहे थे, जब ये सबके सब साथ में आ गए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक मजबूत व्यापारियों का संगठन तैयार हुआ जो इन सारी चीजों पे कंट्रोल कर कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। ठीक है जी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था और एक पूरा का पूरा जो समाज का एक बड़ा तबका था उसके ऊपर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। ये कहलाए गिल्ड और श्रेणीज। अब ये लोग भी इतना पावरफुल हो गए कि वक्त के साथ में इन्होंने भी अपने दान देना शुरू कर दिए, अपनी गिल्ड या फिर अपनी श्रेणी के बिहाफ पर ये लोग दान देने लगे, अपने इसके बिहाफ पर दक्षिणा वगैरह देने लगे, और इस तरीके से ये भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभर कर आते हैं। और इन्होंने भी समाज में जो आपका श्रम है या फिर आपका जो प्रोफेशन है उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसके होने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनफैक्ट ये राजाओं को सपोर्ट करने में, किसी राजा को कोई राजा कितना पावरफुल है कितना पावरफुल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन ये इस बात पर डिसाइड होने लगा कि भाई उसको कितने जो आपके गिल्ड्स या कितने श्रेणीज जो है उनका सपोर्ट हासिल है, या कितने गिल्ड या कितने श्रेणी आपके खिलाफ चले गए, उसके बेसिस पे पता चल रहा है कि भाई आप कितने अनपॉपुलर हो। तो इनका कहीं ना कहीं राजाओं की पावर को इन्फ्लुएंस करने तक का जो है इनके पास में क्षमता आ गई थी। ये इनकी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस एंशिएंट इंडिया में उस टाइम पीरियड में अपने को बताता है या समझाता है। It is likely that craftsperson during this time were using a range of iron tools to meet growing demands of urban elites। और क्योंकि जिस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के टूल्स देखने को मिले हैं, जितनी मात्रा में मिले हैं और जितनी वैरायटी में मिले हैं, उससे अपने को यह भी समझ में आता है कि इस टाइम पीरियड पर लोगों की जो इस तरीके की लाइफस्टाइल डेवलप हो गई थी तो उनको कई सारी चीजों की डिमांड रहती थी, कई सारी चीजों की जो है उनकी जिंदगी में जरूरत रहती थी। इन सारी चीजों को बनाने के लिए, इन सारी चीजों के प्रोडक्शन के लिए कई सारे तरीके के फिर अलग अलग रेंज ऑफ टूल्स इस्तेमाल हो रहे थे और बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे थे। एंड जैसे जैसे फिर ये लाइफस्टाइल डेवलप हो रही थी, लोगों की डिमांड्स, खासतौर पर अर्बन एलिट्स की जो डिमांड थी वो और ज्यादा आपकी बढ़ती चली जा रही थी, और इसके चलते और ज्यादा अलग अलग रेंज ऑफ टूल्स, अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन और उनका फिर अकॉर्डिंगली उनका जो सोफिस्टिकेशन है वो भी डेवलप होता चला जा रहा था। ये भी एक इंडिकेशन है एक ग्रोइंग सोसाइटी के बारे में, एक प्रोग्रेसिंग सोसाइटी के बारे में। एक ग्रोइंग सोसाइटी, एक प्रोग्रेसिंग सोसाइटी का ये इंडिकेशन है कि वहां पर कई सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, उनको बनाने के लिए कई सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, कई सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड इसके बाद भी लोग जो है उन पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, और ज्यादा मांग रहे हैं, उसके चलते और ज्यादा नए नए टूल्स बनाए जा रहे हैं और नए नए टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं, प्रोडक्ट में और ज्यादा जो है सोफिस्टिकेशन डाला जा रहा है। एंड ये भी बात बताता है कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो डेवलप होता चला जा रहा था। तो ये सारी चीजें एक्सकवेशन में जो भी सामान अपने को मिला है उसको स्टडी कर कर समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, इसी से फिर अब हम लोग स्पेसिफिकली अब हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में कि इस वक्त में ट्रेड कैसे डेवलप हुआ और भारत के समाज के ऊपर उसका किस तरह का इंपैक्ट पड़ा। ये हम लोग स्पेसिफिकली इस टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड हो रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड किस तरह से ट्रेड हो रहा था। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं।